नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो में। इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के खेल ने कैसे सिस्टम को जकड़ रखा था, इसके खुलासे हैरान करने वाले हैं। टाइम्स नाउ नव भारत ने 1995 के वक्फ कानून के जरिए वक्फ लैंड घोटाले का सच सामने रखा है। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में बना ये कानून वक्फ बोर्ड को बेहिसाब पावर देता है। टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको तमिलनाडु के त्रिची के गांव का सच सामने दिखाया था, जहां पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। यहां तक कि 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, जबकि इस्लाम 1300 साल पहले शुरू हुआ था। मैं आज आपको 2014 के चुनाव के ठीक पहले की दिल्ली में 123 सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दान करने वाली मनमोहन सरकार की मेहरबानी का एक्सक्लूसिव खुलासा करने वाली हूं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और ये मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैं आपको दिखाने वाली हूं। सवाल पब्लिक का है कि क्या वोट बैंक की मजबूरी में सेक्युलर वाद का भ्रम फैलाया गया है? 1995 में कानून और 2014 में जमीन ट्रांसफर, कांग्रेस का वक्फ लैंड घोटाला किस दबाव में हुआ? यही है आज पब्लिक का सवाल। दर्शकों, 5 मार्च 2014 को मनमोहन सरकार ने एक सरकारी गैजेट निकाला था और यह सरकारी गैजेट इस वक्त मेरे हाथ में है। इस सरकारी गैजेट में दिल्ली में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, जिसे LNDO कहा जाता है, इनकी 61 और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA की 62 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई, ऐसा इस गैजेट में लिखा है। यहां पर लिखा कि ये सारी वक्फ प्रॉपर्टीज अंडर द कंट्रोल ऑफ LNDO एंड DDA सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस में बी गिवन, और इसमें कंडीशन लगाया कि इसके खिलाफ जो कोर्ट में केसेस हैं ये वक्फ बोर्ड वापस ले लेगी। ये यहाँ प्रावधान में लिखा है। और ये कौन कौन से लैंड हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है पक्का मजार जो JP हॉस्पिटल, जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में है, मस्जिद और ग्रेवयार्ड यानी कि शमशान घाट, ये रामलीला मैदान में तुर्कमान गेट में है। इसके अलावा इंडिया गेट के पास मानसिंह रोड पर जब्तागंज मॉस्क है। ऐसे तमाम प्रॉपर्टीज के बारे में ये कहा गया। इसमें यह भी कहा गया कि नोटिफिकेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो DDA LNDO की जो प्रॉपर्टीज तो दी गई, इसमें यह भी कहा गया कि नोटिफिकेशन, देश में इस वक्त चुनाव का आचार संहिता लागू था 2014 में जब ये नोटिफिकेशन आया, और इसके पॉइंट नंबर 1 में कहा कि कोई कॉम्पनसेशन नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट से या DDA से किसी भी इस प्रॉपर्टी की जो वापस दी जाएंगी। अब इसको पढ़कर कोई कहेगा कि जैसे सरकार वक्फ बोर्ड पर बहुत सख्त है और कह रही है कि कोई मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में कहा कि सारे केसेस रद्द कर दो, यानी केस आपको जीतने की जरूरत नहीं है। गलत भी अगर केस है तो सरकार आपको दे देगी ये पूरी की पूरी संपत्ति, ये पूरा का पूरा लैंड, और ये आप केस विड्रॉ कर लीजिए, हम आपस में मिल बांटकर ये डिसीजन कर लेंगे। अब सोचिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड सरकार पर संपत्तियों के लिए मुकदमा करती है और मुकदमा वापस लेने के नाम पर वक्फ बोर्ड को संपत्तियां दे दी जाती हैं दान। इन 123 संपत्तियों में कैसी कैसी संपत्तियां हैं मैंने कुछ आपको दिखाई। 29/1 JP हॉस्पिटल की बात मैंने कही, 49/1 मस्जिद और कब्रिस्तान तुर्कमान गेट, इंडिया गेट के पास मानसिंह रोड पर जब्तागंज मस्जिद, 4/1 अरविंद रोड पर हनुमान मंदिर के पास एक मस्जिद, 60/1 संसद भवन के पास एक मस्जिद, और तमाम इस तरह की प्रॉपर्टी। सरकारी जमीनों को वक्फ बोर्ड को सौंपने के फैसले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उसकी अपील ये कहकर ठुकरा दी गई थी कि इन सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर केंद्र सरकार फैसला करे।
2016 में डीडीए ने इस पर एक वन मैन कमिटी भी बनाई थी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार का पक्ष मांगा गया है। अब मैं आपको वक्फ कानून 1995 के कुछ प्रावधानों की बात बताना चाहती हूँ, जिससे संपत्तियों को लेकर सरकार के वक्फ बोर्ड की मुकदमेबाजी की पिक्चर आपको क्लियर होगी। वक्फ एक्ट 1995 यानी कांग्रेस की सरकार, नरसिम्हा राव की सरकार में लाया गया था। कब लाया गया था? 4 साल बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपने हिंदुओं के सारे राइट्स ले लिए, उनके सारे मंदिरों को सिवाय अयोध्या के बंद कर दिया कि इस पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 क्या कहता है? कहता है अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है तो वो उसकी जांच कर सकता है, और अगर बोर्ड ये मान ले कि ये संपत्ति उसकी है तो वो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। वाह भाई वाह, मुझे ये जमीन अच्छी लगी, मैं वहां जाकर खुद ही वहां पर सर्वेक्षण करूं और कहूं ये मुझे लगता है कि मेरी है तो मेरी हो गई। कितना आसान है इस एक्ट के तहत। अब एक और सेक्शन आपको बताती हूं। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 54 कहता है वक्फ बोर्ड सिर्फ किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति ही नहीं घोषित कर सकता, बल्कि वो उस संपत्ति पर एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए डीएम को भी कह सकता है। डीएम को ऐसी संपत्ति को खाली करवाना होगा, यानी कि वक्फ बोर्ड बन गई सरकार और सरकार आदेश देगी तो डीएम वहां से सब कुछ हटा देगा जो वहां पहले मौजूद हो। अभी ये तो अजीब बात है। ये सेक्शन 54 आपने देखा, अब सेक्शन 85 देखिए। इसमें लिखा है इसके तहत अगर कोई मामला वक्फ से जुड़ा हुआ है तो उसे किसी सिविल राजस्व कोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण में चैलेंज आप कर ही नहीं सकते। यानी कि त्रिची के गांव वाले त्रिची के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, उन्हें जाना पड़ेगा चेन्नई। उनको जाना पड़ेगा चेन्नई और वहां जाकर लड़ना पड़ेगा हाई कोर्ट में। यानी कि एक लेवल जो आपको कानून और आपके हक में है वो आपको मिलेगा ही नहीं। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो वक्फ बोर्ड जो है वो बॉस है, और इसके खिलाफ कोई भी आपकी अपील हो तो आप हाई कोर्ट जाइए। ट्रिब्यूनल अगर जाएंगे वक्फ बोर्ड की तो ट्रिब्यूनल भी उनका, उनके सारे जज भी उनके, आपकी अपील वहां सुनी जाएगी और फैसला भी वही करेंगे। यानी कि जिससे झगड़ा वही फैसला करके आपको बताएगा कि आपका अपील सही है या गलत। कमाल है। ये कभी सुना है आपने किसी और धर्म के लोगों के लिए, सिखों के लिए या पारसियों के लिए, बौद्ध के लिए या जैनियों के लिए? नहीं, लेकिन ये वक्फ एक्ट में लिखा है। अब एक और सेक्शन बता दूं, 83 सेक्शन। इस सेक्शन में साफ लिखा है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के पास वैसे ही पावर होंगे जैसे सिविल कोर्ट के पास होते हैं। यानी कि वक्फ की जो ट्राइब्यूनल है उसको जुडिशियल पावर्स भी हैं। ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होगा, उसे सभी पक्षों को मानना ही पड़ेगा। आपके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप उसको चैलेंज कर सके। वहां पर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। सिर्फ हाई कोर्ट के पास ये पावर होगी कि अगर कोई अपील करे या खुद से वहां ट्रिब्यूनल के फैसले की लीगैलिटी चेक वहां हाई कोर्ट में ही हो सकती है। आपको बता दूं कि वक्फ कानून 1995 को दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने चुनौती दी है। इसमें जमीयत उलमा-ए हिंद पार्टी बन चुका है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस देकर केंद्र से 4 नवंबर तक उसका पक्ष मांगा है। अब यह बेहद सुविधाजनक है कि वक्फ से संपत्ति विवाद हो तो पावर वक्फ बोर्ड के पास, और चुनाव हो तो मुकदमे से बचने के नाम पर बोर्ड को संपत्ति ट्रांसफर। कांग्रेस की सरकार है, ऐसा ही कानून, ऐसी ही सियासत। मनमोहन सरकार ने सरकारी संपत्तियों को वक्फ को ट्रांसफर कर दी, लेकिन वो आम लोग क्या करें जिनका वक्फ बोर्ड से संपत्ति विवाद चल रहा है। आपने टाइम्स नाउ नवभारत पर त्रिची के गांव की कहानी देखी, जहां मंदिरों समेत गांव की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन चुकी है। मैं आपको ऐसे कुछ और लोगों के बयान सुनवाती हूं
जिनका वक्फ बोर्ड के साथ संपत्ति विवाद चल रहा है। सुनिए इन आम लोगों की व्यथा। हमारा जो खसरा नंबर 3 का जो एरिया है वो 40 हेक्टेयर है। और मैं 10-12 साल से मतलब ये वक्फ बोर्ड वाले हमारे को परेशान कर रहे हैं। तो ये विवाद था इसलिए खाली हो गई, किस वजह से खाली करवाएगी? इन्होंने केस करके खाली करवाई है वक्फ बोर्ड ने। वक्फ बोर्ड ने। क्या वक्फ बोर्ड का क्लेम है कि उनकी प्रॉपर्टी है? वक्फ बोर्ड का क्लेम, वक्फ बोर्ड वाले ही क्लेम कर रहे हैं इस पे कि इनकी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड का तो यहाँ लूट मचाई का धंधा है। आप देखिए यहाँ 50 करोड़ रुपए की एफडी तरह की और 10 करोड़ रुपए की सालाना कमाई है। लेकिन यहाँ आने वाले शाहीनों को बताइए क्या सुविधा है वक्फ बोर्ड की तरफ से? यहाँ शाहीनों को क्या सुविधा है? कोई भी सुविधा नहीं है। एक और बेहद अहम खबर आपको बताऊं, रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड की कुल संपत्तियों की कीमत 1,20,000 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। मनमोहन सरकार ने मार्च 2014 में दिल्ली में सरकारी संपत्तियों को वक्फ को ट्रांसफर किया, लेकिन उसी साल जनवरी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, आपको सुनवाती। I've been told that there are more than 4.9 lakhs registered Waqf properties in India today, which fetch an annual income of about 163 crores. Many of these properties have the potential of generating considerable returns, which in turn could be used for the socio-economic development of the Muslim communities. As per the estimate of the Sachar Committee, if these properties are properly developed, they could fetch an annual income of about 12,000 crores, assuming an annual return of 10% on the value of the property. It is this vast potential that National Waqf Development Corporation will strive to realize. सुना आपने, मैं नहीं कह रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा है कि वक्फ के पास जितनी संपत्ति है उससे सालाना 12,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाया जाए और सामाजिक उनका जो है उनको आगे ले जाया जाए। लेकिन ये कमाई नहीं होती, इससे कमाई होती है 12,000 करोड़ की जगह 163 करोड़, 163 करोड़। यानी अपनी संपत्ति उससे कमाई भी मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ ना, शिक्षा ना दो, औरतों को आगे ना लेके जाओ, नौकरियों का इंतजाम ना करो, कुछ ना करो, कोई डेवलपमेंट नहीं, लेकिन संपत्ति सारी लपेट लो। तो आज सवाल पब्लिक का उठता है, क्या वक्फ एक्ट 1995 देश के सेक्युलर ढांचे के खिलाफ है? सवाल नंबर 2, क्या सरकारी संपत्तियों का वक्फ बोर्ड को देने का मनमोहन सरकार का फैसला खतरनाक था? सवाल नंबर 3, हिंदुस्तान में जो अधिकार किसी दूसरे धर्म के पास नहीं, वो वक्फ बोर्ड के पास कैसे और क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विशेषज्ञ, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विशेषज्ञ, हजीक खान साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, जो इस पूरे केस में पेटिशनर हैं। और अश्विनी उपाध्याय साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये एक इत्तेफाक है कि ये एक लीगल उलझन से निकलने के लिए डीडीए का लैंड, एलएनडीओ का लैंड दिल्ली में दे दिया गया वक्फ बोर्ड को, और ये 1995 का जो एक्ट है जिसमें मैंने प्रोविजंस पढ़ के बताए, ये लाए गए ताकि वक्फ बोर्ड जहां भी उंगली रखे वो जमीन उसकी हो सकती है अगर वो चाहे तो। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये इस देश में प्रोविजंस ऑफ जस्टिस और संविधान के अनुकूल है? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नविका जी, टाइम्स नाउ नव भारत में आप दोनों लोगों को बधाई देता हूं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने के लिए।
ये देश का सबसे बड़ा घटिया कानून है, सबसे बड़ा खतरनाक कानून है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोर्ट जाने से रोक दिया गया। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना, हिंदुओं को डिवाइड कर दिया गया माइनॉरिटी मेजॉरिटी में, यानी हिंदू को मेजॉरिटी बना दिया और उसी के भाई जैन बौद्ध सिख को माइनॉरिटी बना दिया, आपस में तोड़ दिया। 1995 में तीसरा कानून घटिया कानून बना, जहां वक्फ एक्ट बनाया, जिसके बारे में आपने इतनी देर से बताया सबको। आप जरा सोचिए, एक तरफ सरकार देश के 4 लाख मठ मंदिरों पे कब्जा करके बैठी हुई है, 4 लाख मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून बना रखा है, 4 लाख मठ मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपए लेती है, एक पैसे खर्च नहीं करती, देश के किसी पुजारी को 1 रुपए नहीं देती। दूसरी तरफ एक कानून बना के एक कम्युनिटी को, सारे माइनॉरिटीज के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि उसमें जैन बौद्ध सिख के लिए कुछ किया हो, पारसी के लिए कुछ किया हो, यहूदी के लिए कुछ किया हो, केवल नहीं, एक कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक कानून बना देती है सरकार और कहती है आप जहां जाके उंगली रखो ये जमीन आपकी हो गई है। आज की स्थिति में नौकिया जी, अगर ये वक्फ बोर्ड आपके स्टूडियो में आके कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आप बगल में नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकती हैं, आपको 600 किलोमीटर दूर लखनऊ जाना पड़ेगा, उसी बोर्ड के सामने जाके पेश होना पड़ेगा जिसके सारे मेंबर्स मुस्लिम हैं, और जो बोर्ड कह रहा है ये टाइम्स नाउ नव भारत का स्टूडियो मेरा है, उसी के सामने आपको दलील पेश करनी है। उसको नोटिस इशू करते समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना, उसको कुछ नहीं कहना, सिंपल एक पन्ने की नोटिस उठा के भेज देना है। आपको लखनऊ जाके टाइम्स नाउ नव भारत का पूरा एग्रीमेंट, कब मालिक है, कौन मालिक है, जमीन का मालिक कौन है, कौन एडिटर है, कौन चीफ एडिटर है, कौन मैनेजिंग एडिटर है, पूरी की पूरी आपको बात जाके उसके सामने साबित करनी पड़ेगी, और नहीं माना तो फिर हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। यह सिचुएशन है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत कहने को सेकुलर है, वास्तव में सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू जैन बौद्ध सिख के साथ जितना बड़ा छलावा किया गया है, इतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। और भारत इकलौता देश है नविका जी जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी इक्वल राइट के लिए लड़ रही है। मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है हमको इक्वल रिलीजियस राइट दे दो, इक्वल लैंड राइट दे दो, इक्वल सिविल राइट दे दो, इक्वल ह्यूमन राइट दे दो। पूरी दुनिया में इसके लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी लड़ती है, लेकिन भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी को सेकंड क्लास का दर्जा, सेकंड क्लास का सिटीजन बना के रखा गया, कानून बना के। बिल्कुल। तहसीन पूनावाला, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ नहीं है कि आपका जिसके साथ डिस्प्यूट हो वो ही तय करेगा कि क्या सच है क्या गलत? मैं पूछना चाहती हूं कि वक्फ बोर्ड आपको एक सिंगल पेज नोटिस देगा जैसे अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं, और आपको दिखानी पड़ेगी जेनरेशन से, और जेनरेशन से ओनरशिप त्रिची वाले गांव वाले बेचारे दिखा रहे हैं कि पुश्तों दर पुश्तों जमीन उनके पास है, लेकिन पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड का हो गया। मैं पूछना चाहती हूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति 1995 में भी हुई और 2014 में जिस दिन इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई उस दिन भी हुई। ये किस तरह की राजनीति है कांग्रेस पार्टी की? नमस्कार नाविका जी, आपने अश्विनी भाई से सवाल पूछा वक्फ बोर्ड के बारे में, उन्होंने उत्तर दिया, बाकी सारी चीजों पर इस एक्ट को छोड़कर। बहरहाल मैं यहाँ वहां नहीं जाऊंगा, अश्विनी भाई के सवालों का स्पष्ट उत्तर दूंगा। सबसे पहले अश्विनी भाई ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को उन्होंने चैलेंज किया। बहुत बहुत बधाई हो, उम्मीद करता हूं आप सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन अश्विनी भाई, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये केंद्र की सरकार है, केंद्र के कानून है, आप उनको कह दीजिए रिपील कर दीजिए, पार्लियामेंट दोनों एक्ट को रिपील कर सकता है, क्यों नहीं करते? और वक्फ एक्ट और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है और जो वेबसाइट में आप तमिलनाडु का भी जिक्र करते, वो तो केंद्र का वेबसाइट है, तो केंद्र की सरकार को आप अपील कर दीजिए, आप तो बड़े नेता है भाजपा के साथ। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, अश्विनी भाई आपने कहा जैन बौद्ध और सिखों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, उन्हें माइनॉरिटीज कैटेगराइज किया गया जबकि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी है। मैं आज आपको, क्योंकि आप भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता है, मैं आपको टाइम्स नाउ नव भारत पे चैलेंज करता हूं मेरे भाई। आप ये भाजपा का ऑफिशियल स्टैंड है कि जेन्स को मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए, बौद्ध का और सिखों का, ये ऑफिशियल स्टैंड है भाजपा का। तो नाविका जी, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको चलाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑफिशियल स्टैंड है, अगर कांग्रेस ने नाइंसाफी की है तो फिर ये तो बहुत गलत चीज है, या भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहे हैं। आपने जवाब, भारत को चलाना, आपके 60 सेकंड खत्म हुए, लेकिन आपने जवाब इस मुद्दे का दिया नहीं कि ये एक्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है या नहीं है।
आप तोड़ के मरोड़ के जो भी अश्विनी उपाध्याय जी के शब्दों का कह रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि उनका कहना था हिंदुओं में जैनों में कोई फर्क नहीं होता। आपने हिंदुओं के साथ जैनों की जो डिवीजन की है उनका तात्पर्य ये था कहने का। पर हाँ, आपकी पॉलिटिक्स तो डिवाइड एंड रूल की रही है। लेकिन आप मुझे एक वाक्य में ये बता दीजिए, क्या ये जस्टिस के अगेंस्ट है? ये जो एक्ट है ये जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, हाँ या ना? आप मुझे अगर बोलने का मौका देंगे अनइंटरप्टेड, जैसा अश्विनी जी को दिया, तो मैं बोलूंगा। नहीं तो आप सवाल पर जवाब देंगे। तो भाई साहब, आप रैली में नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन वो भी तो नहीं थे ना, मेरे भाई भी तो नहीं थे। तो वो पेटिशनर है, उन्होंने जिन जिन चीजों को चैलेंज किया है। चलिए, तहसीन पूनावाला, इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि क्या अपने ही केस में कोई जज बन सकता है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसी चीज को आप डिफेंड कर रही थी किसान कानून में। आप नाविका जी, आप क्यों मेरी पुरानी डिबेट्स देख लीजिए। यही तो कानून मोदी सरकार ने किसान कानूनों में लाया था कि किसान को जाना चाहिए सरकार के पास, और आपने डिफेंड किया था इसको। मैं मानता हूं ये प्रावधान गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और मोदी जी से स्ट्राइक डाउन करना चलिए कानून को। चलिए, तो आपने माना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए, हाजी खान साहब, आप मानते हैं कि ये वक्फ एक्ट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, पर मान रहे हैं कि इस बात में कहीं ना कहीं दम है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए मैडम, सबसे पहले मैं तो आपका जवाब आपकी बात का देता हूं कि आप कह रही हैं कि 1300 साल पुराने गांवों को वक्फ कर दिया, और इस्लाम तो आया 1300 साल, इस्लाम आया है 1443 साल पहले। आपको नंबर 1500 साल पुराना मंदिर कैसे ले लिया? अब आप सुनिए, 1500 साल की उसकी वो दोनों की वो देखी जाएगी, वो कोर्ट का मैटर है। लेकिन आप उसको पहले कह रही 1300 साल पहले इस्लाम आया। नंबर 2, अश्विनी उपाध्याय साहब जो कह रहे हैं, इनसे विद्वान लोग उस पार्लियामेंट में मौजूद थे, उसमें वकील भी थे, अडवाणी जी भी थे, तमाम लोग, अटल जी भी थे जब वर्शिप एक्ट बना था तब भी, और 1995 में जब वक्फ बोर्ड एक्ट बना था। लेकिन ये तौहीन कर रहे हैं इस देश के संविधान की, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। ये इस तरह की बातें कर कर देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग इस कानून को मानना नहीं चाहते जब पार्लियामेंट में पास हो रहा है। अब जैसे तहसीन पूनावाला जी ने कहा कि अगर आप कहते हैं आप स्पोक पर्सन हैं, छुपे हुए हैं, आप छुपे हुए स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी, तो सरकार से कहिए कि इन कानूनों को खत्म कर दे। अगर आपके सरकार के अंदर ये एबिलिटी है कि वो इन कानूनों को खत्म कर सकती है तो खत्म कराए। दूसरी, वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में अश्विनी भाई, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टियां हैं, ये किसी की छीनी हुई प्रॉपर्टी नहीं है। मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी दी है, चाहे वो जमींदार ने दी हो या किसान ने दी हो या जो हिंदुस्तान से लोग गए उन्होंने दियो। ये सारी वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के मुसलमानों की है। हम किसी की प्रॉपर्टी पे, जागीरदारी पे जाकर हमला नहीं बोले। और वक्फ प्रॉपर्टी का जो कानून बनाता है एक्ट नंबर 12, मंदिर भी आपकी, आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये आपकी जागीर है। नहीं मैडम, वो नहीं हो सकती, ये आप गलत बयान। हमारी उन प्रॉपर्टियों पे दावेदारी होती है जो वक्फ बोर्ड से अटैच हो। दूसरी प्रॉपर्टी पे जैसा भी कह रहे हैं कि आपके चैनल को कह देंगे, कैसे कह देगा कि चैनल को? आपके पास पेपर है, आप पे प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी से अटैच अगर त्रिची के लोगों के पास भी पेपर है, और उनके पास पुश्तों से वो जमीनें हैं, उनके पास भी पेपर है, लेकिन वहां तो वक्फ लैंड हो गया। अपनी जेश अवस्थी मुसलमानों ने हुक्मरानी की है। उन राजाओं ने जो बादशाह गुजरे, उस जमाने का कानून ये था कि बादशाह जिसको प्रॉपर्टी देता था वो पर प्रॉपर्टी कराती थी, किसी को दी वक्फ प्रॉपर्टी। आज जैसे किसी ने सरकार हमारी मंदिर को देती है, मस्जिद को देती है, या जैसे भी सऊदी अरब में, दुबई में दिया, मंदिर के लिए जगह दी गई, वो मंदिर के लिए ट्रस्ट हो गई, वो मंदिर की वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही हिंदुस्तान की जो प्रॉपर्टियां हैं, और कानून इसलिए बना गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ 70 साल से धोखा हो रहा है, इनके साथ धोखा हो रहा है। अपनी जेश अवस्थी जी, एजुकेशन में इनको, अपनी जेश अवस्थी जी, रेलवे, ये तो मनमोहन सिंह ने आपका पर्दाफाश कर दिया। 12,000 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं, कमाते हैं 163 करोड़ रुपए। वो क्यों नहीं लगाते एजुकेशन में? क्यों नहीं कमाते? इतनी प्रॉपर्टी है आपके पास। और अपनी जेश अवस्थी जी, सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या कोई भी अपने ही जंग में, अपनी ही किसी जिसमें उलझा हुआ, उसी में जज बन जाएगा? अरे मेरा डिस्प्यूट आपके साथ है, आप ही तय करेंगे
कि भाई ये डिस्प्यूट सही है या नहीं है? ये मुझे बता दीजिए। ये काम मेरा आपसे झगड़ा है, आप तय करेंगे कि नाविका सही है कि मैं सही हूं। आप बाकायदा खुद को ही सही ठहराएंगे। नाविका जी, जरा जो तहसीन पूनावाला हाफिज खान ने सवाल उठाए ना, उनका भी जवाब दे दूं। 1443 साल पहले इस्लाम आया और उसने 143 साल बाद ही जो है वहां पर, उससे पहले 1300 साल मंदिर जो पुराना है उस पर पहले यहाँ हिंदुस्तान में आकर के उसने यहाँ की जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर हिंदुओं ने मंदिर बना लिया। आपका कहना ये है, ठीक है ना? क्या बढ़िया तर्क है आपका, इस तर्क का कोई जवाब भी नहीं दे सकता। और नाविका जी, हैरत की बात यह है, ये लोग कह सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान वक्त का है जी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, उससे तो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज बाहर से आए थे, हिंदुस्तान ये सारे लोग यहीं के थे, तो इसलिए पूरा हिंदुस्तान इनका हो जाना चाहिए। जहां तक तहसीन पूनावाला है, मैं आपको जवाब दे दूं, जैन बौद्ध सिखों को अश्विनी उपाध्याय ने ये नहीं कहा कि वो माइनॉरिटी नहीं है, उन्होंने कहा उन माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं दिया गया। जरा कान खोल करके सुना करो कि उन माइनॉरिटीज को कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ एक माइनॉरिटी को दिया गया है। यह है असली बात। नाविका जी, सचमुच मैं बिना किसी हिचक के कह रहा हूं कि इस कानून के बारे में मुझे ही मालूम नहीं था, लेकिन आज वो लोग जो कल तक ये कह रहे थे कि हमसे कागज मांगे जाएंगे, हमसे कह रहा है कि कागज दिखाए जाएंगे, आज वो कह रहे हैं कि तुम जाकर के वक्फ बोर्ड को जाकर के अपना कागज दिखाओ जाकर के, तो वक्फ बोर्ड ये फैसला कर लेगा। वो भी उसकी मर्जी पर है कि वो तुम्हारी जमीन है या नहीं है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसके मन में आया कि नहीं तुम्हारी जमीन नहीं है, ये मेरी है, बस कह दिया, अब जाओ करते रहो, अब साबित करो जाकर हाई कोर्ट में। वक्फ बोर्ड ने तो अपने फैसला ले लिया, ये जमीन मेरी है, अब साबित तुम्हें करना है जाकर के हाई कोर्ट में कि देखो जी ये मेरा तो उससे पुराना कागज है, ये उससे पुराना कागज है। हाई कोर्ट में सालों साल लड़ते रहो और जाकर के वक्फ बोर्ड ने अपना एक तरफा फैसला ले लिया। जहां तक ये लोग कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी से कह दो कि वापस ले ले, तहसीन पूनावाला, एक बात बड़ी साफ सी बता दूं आपको मैं कि ये सारे कानून वापस होंगे बिना किसी हिचक के होंगे, और जनता इस तरीके से वापस करवाएगी कि जिसमें लोग, परिवार के लोग सदियों सदियों तक याद रखेंगे, पुश्तों पुश्तों तक याद रखेंगे कि कैसे हुए थे वापस। ये मत सोचिए कि कोई अन्याय का कभी अंत नहीं होता। अन्याय के साथ आज जो खड़ा है वो सब लोग भी उसके शिकार होंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। मैं मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन से पूछना चाहती हूं, सबसे बड़े लैंड होल्डिंग्स इस देश में रेलवेज के हैं, उसके बाद डिफेंस के, और उसके बाद वक्फ बोर्ड के साथ, और फिर भी कहते हैं इस देश का मुसलमान डरा हुआ है, इस देश के मुसलमान को अपना हक नहीं मिला है। मुझे ये समझा तो दीजिए, लैंड होल्डिंग मुसलमानों की अगर नंबर 3 पर आती है रेलवेज और डिफेंस के बाद, तो ये मुसलमान को हक दे कौन नहीं रहा? हक के लिए तो हिंदुओं को लड़ना चाहिए, सिखों को लड़ना चाहिए, जैनियों को, बौद्धों को, सबको लड़ना चाहिए, पारसियों को। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सुरक्षित है तो भारत का मुसलमान है, और दुनिया में अगर सबसे अच्छे राइट्स किसी को अधिकार मिले हैं तो भारत के मुसलमान को मिले हैं। देखिए, डिफेंस और रेलवे के बाद 3 लाख प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वक्त में, 4 लाख एकड़ लैंड है अभी वक्फ बोर्ड की, जो भारत में 4 लाख एकड़ लैंड है। 70% जो है उस लैंड पर कब्जा है। पार्लियामेंट के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या कहा था, अगर मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जमीन उनको सही तौर पर दे दी जाए, उनका इनकम अगर उनको सही तौर पर दे दिया जाए, तो मुसलमानों को सरकार की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर बीजेपी के उस वक्त के माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर सैयद शहनवाज ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि मुसलमानों की जो जमीन कब्जे पर है, अगर उसको बर्खास्त करके उनको दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये भारत का मुसलमान सबसे तरक्की करेगा। मगर वक्फ बोर्ड की लैंड में सबसे ज्यादा घपला मुतवल्लियों ने किया, वक्फ बोर्ड में मुसलमानों ने किया। मैं तो कहता हूं कि वक्फ बोर्ड की जमीन का सबसे नाजायज इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो मुसलमानों ने किया है। मैं तो कहता हूं कि जो है सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाए कि कितनी जमीन पर मुतवल्लियों ने कब्जा किया, कितनी जमीन पर मजहबी लोगों ने कब्जा किया, और ये कब्जा बर्खास्त करा करके सही क्या है गलत क्या है सरकार सीबीआई की इंक्वायरी कराए। और मुझे लगता है कि अगर सरकार को लगता है कि 1955 का एक्ट या 95 का एक्ट, 2014 का एक्ट सही नहीं है तो सरकार अमेंड करे, सरकार भाजपा की है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि सीबीआई की इंक्वायरी जरूरी है। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जमीन से कोई फायदा नहीं मिला, सिर्फ ये घपला करने वालों को
मुतवल्लियों को और लैंड ग्राबर को फायदा। तो आप चेतावनी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कुछ हो भी नहीं सकता, और अगर लैंड ग्रैबर को आप नहीं देना चाहते फायदा, तो बताइए कि इन सारी प्रॉपर्टी से 12,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं कमाए जा रहे, क्यों 163 करोड़ कमाए जा रहे हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। देखिए, उसका बेनिफिट मुसलमानों को नहीं मिल रहा, इसमें जो है इसीलिए क्योंकि मुसलमान जमीन को ओनर की तरह लेकर सारे सोसाइटी का भला नहीं कर रहे। और अश्विनी उपाध्याय जी, मुद्दा ये है कि कुछ धर्म के ठेकेदार जो वक्फ बोर्ड में बैठे हैं, तमाम ऐसी जगह बैठे हैं, क्योंकि उनकी तो एक पैरेलल सरकार बन गई, क्योंकि वो डीएम को बुलाकर कह सकते हैं कि भाई यहाँ इंक्रोचमेंट है, इसको हटाओ, तो वो तो सरकार बन गए और वो ऑर्डर देंगे डीएम को। अब ये जो ठेकेदार हैं ये तय करेंगे कि क्या करना है उस जमीन जायदाद का, क्योंकि वो मुस्लिम बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए उसमें तो नहीं जा रहा। नहीं नाविका जी, मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगा और मैं इसकी कुछ ऐसी बातें बताने चाह रहा हूं जिस पे चर्चा नहीं हुई है। यह वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा लैंड माफिया ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का धंधा भी चला रहा है, और एक्सटॉर्शन के धंधे के साथ साथ ये कन्वर्जन का धंधा भी चला रहा है। कैसे मैं आपको बताता हूं। गांव देहात में गोचर की जमीन होती है, जिसको ग्रीनलैंड कहते हैं, वो जो पशुओं के लिए चारागाह होता है, उसमें एक बार प्लीज मुझे प्लीज बीच मत टोकिए। मौलाना साहब आप बोल चुके, पहले अश्विनी जी बोल लें, फिर बाद में आप उनको जो कहना चाहेंगे जरूर कहिएगा, पहले वो बोल लें। जी अश्विनी जी। हाँ, पहले मैंने कहा ये फिरौती और वसूली करता है, ये धर्मांतरण कराता है, और ये लैंड माफिया बन चुका है। लैंड माफिया कैसे बन गया है नविका जी? ये जो गांव देहात में ना गौचर की जमीन होती, जहां गाय के लिए चारागाह होता है, उसका मालिक कौन होता है? वो सरकार होती, पब्लिक लैंड होती, खुली लैंड होती है। खेल का मैदान होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता, पब्लिक लैंड होती है। ऐसे जगहों पे जाके वो अपना हाथ रखता है, कहता है ये वक्फ की जमीन है, और प्लॉटिंग कर देता है। वहां पे दुकानें बन जाती हैं, वहां घर बन जाते हैं, वो बेच के वहां से निकल लेता है। अब बताइए दूसरा कौन आके उस घर को गिराएगा, किसी की दुकान गिराएगा, फिर वो मुकदमा चलता रहता है सालों साल। दूसरा क्या काम करता है ये बाकायदा कई सारे मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहां लोग एक्सटॉर्शन करता है, कहता है ये जमीन वक्फ की जमीन है, और फिर लोग 2-4 लाख 10 लाख रुपए लेके कहता ठीक है जी नोटिस नहीं भेजेंगे। और तीसरा बड़ा काम ये कर रहा है, खास तौर पे आदिवासी एरिया में, जहां आदिवासी पीढ़ियों से रहते हैं, लेकिन उनके पास वो कोर्ट कचहरी जानते नहीं, कानून जानते नहीं है, नियम कानून समझते नहीं है। वहां पे जाके ये क्या कहता है कि ये जमीन जहां तुम रह रहे हो ये वक्फ की जमीन है, तुम्हारी तो जमीन ही नहीं है, तुम कन्वर्ट कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, तो ये जमीन तुम्हारी बची रहेगी, नहीं तो ये तो जमीन तुम्हें छोड़ के भागना पड़ेगा। तो इस तरीके का 3 काम कर रहा है, वसूली कर रहा है, लैंड माफिया हो गया है, और एक्सटॉर्शन कर रहा है, और कन्वर्जन भी करा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बहुत काला कानून है, ये भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसीलिए मैंने आपने कन्वर्जन का एलिगेशन लगाया है, आपने बड़ा आरोप लगाया अश्विनी उपाध्याय जी, इसका एविडेंस क्या है आपके पास, वसूली का और कन्वर्जन का जो आपने आरोप लगाया है? मुझे बोलने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ देखिए नविका जी, बहुत जल्दी ये सारे के सारे एविडेंस मैं कोर्ट में दूंगा। पर डे मुझे 10-20 फोन आते हैं पूरे देश भर से, कन्वर्जन के भी मेरे पास फोन आ रहे हैं कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड आके धमका के लोग, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया नदीमुद्दीन जी, मेरे पास ये भी नदीमुद्दीन जी, बहुत बड़ा इल्जाम है। अगर कन्वर्जन का इल्जाम है कि भू माफिया का बन के आप अगर लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं, ये इल्जाम और आरोप आप पर लगाया अश्विनी उपाध्याय जी, जवाब दीजिए। देखिए उपाध्याय जी नंबर 1 के झूठे हैं। वक्फ बोर्ड में अगर कहीं कन्वर्जन हुआ है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि 2 नाम बता दें जिनको हिंदुओं से मुसलमान किया गया। उपाध्याय जी झूठ बोलने के एक्सपर्ट हैं। अब रहा सवाल, मैं बताता हूं कि वक्फ बोर्ड कौन सी संपत्ति लेता है, कौन सी नहीं लेता है। मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप बोलिए। नहीं सुनिए, अरे सुनिए। अरे आप बोलिए। देखिए वक्फ बोर्ड कौन सी संपत्ति लेता है, कौन सी नहीं लेता है। जो पुश्तैनी लैंड है मुसलमानों की, वही वक्फ बोर्ड लेता है। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो खसारे में, पहानी में उसका नाम है नहीं है, जब लेता है
वक्फ बोर्ड किसी की लैंड नहीं लेता और नॉन मुस्लिम आपके कहने से थोड़ी होगा। नदीमुद्दीन मौलाना जी हमारे रिपोर्टर गए थे आज दिल्ली में ही, उन्होंने पूरा सर्वे किया। डीडीए के पार्क, डीडीए का बोर्ड लगा हुआ है, वो भी वक्फ लैंड हो गया है। सरकार तक को आपने छोड़ा नहीं। और तहसीन पूनावाला, मैं आपको पूछना चाहती हूं, क्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी है उन पर कि आप इस कदर कानून लेकर आएंगे जिन कानूनों का कोई सर पैर नहीं है? किस तरह के स्वीपिंग पावर्स आपने दिए हैं वक्फ एक्ट के तहत? ये बाकी किसी धर्म को क्यों नहीं दिए, बाकी किसी माइनॉरिटी को क्यों नहीं दिए? क्या पारसियों की कम्युनिटी जाकर कह सकती है, उनका कोई बोर्ड है पारसी बोर्ड, कि हम जाकर ये कह रहे हैं कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है? अब पारसियों की भी बहुत सारी पुश्तैनी जमीनें हैं, जैनियों के भी हैं, सिखों के भी हैं, तो वो भी जाकर उंगली रखें और बोलेंगे हमारी है। और अगर आपको इसको क्लेम करना है तो या तो हमारे ही ट्राइब्यूनल में आ जाइए, या फिर आपको सिविल कोर्ट जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट जाइएगा। हमने कह दिया सो कह दिया। समझ गया जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया। पहले मैं उसका उत्तर दे देता हूं क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, और फिर मैं अश्विनी जी के एक टिप्पणी का लीगल उत्तर देना चाहता हूं। प्लीज आप मुझे मौका दीजिए। सबसे पहली बात, आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। आपने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, मैं इस बात को चलो मान लेता हूं, आज आपके शो पे मैं मान लेता हूं। 1995 में एक्ट है, आज इस एक्ट को 27 साल हो गए। 27 साल में से करीबन 15 साल नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और इस एक्ट को अडवाणी जी ने एज होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में डिफेंड किया। तो क्या भाजपा भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? आज भी कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। मेरी स्क्रीन पे अवस्थी भाई है कि क्यों वर्तमान सरकार इस एक्ट को चेंज नहीं कर देती है, क्यों वो इस पर स्टैंड नहीं लेती, क्यों मेरे भाई उपाध्याय भाई को कोर्ट जाना पड़ रहा है? सरकार के डोमेन में सरकार चेंज कर दे, कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, देखिए अश्विनी जी खुद पेटिशनर है, उन्होंने आपके शो पे कहा कि यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, कोई सबूत दिया नहीं, लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये बात भी उनकी मान ली। लेकिन अश्विनी जी जहाँ एक मिस्टेक करते, अगर आप ट्राइबल का या फॉरेस्ट की जमीन लेने की कोशिश करो, वो वक्फ एक्ट भी उस पर नहीं लागू होता, उस पर लागू होता है फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट और ट्राइबल एक्ट, और उसके अंदर वो प्रावधान है कि सरकार भी ट्राइबल के एक्ट नहीं ले सकती है, सरकार भी नहीं ले सकती विदाउट परमिशन, विदाउट लोकल बॉडी परमिशन। ये फॉरेस्ट एक्ट से गवर्न होता है। तो ये कहां से आपके पास डेटा आ गया साहब? और डेटा आया तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, माफ कीजिएगा तहसीन पूनावाला, पब्लिक आपको समझ रही है, फोन बज रहे हैं, सवाल आ रहे हैं यूट्यूब पर, धड़ाधड़ वीडियो सवाल और कुछ यूट्यूब पर सवाल। लखनऊ से अतुल कुमार का सवाल है, आपके शो पर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा वक्फ को दी गई संपत्ति के नोटिफिकेशन को देखकर हैरान हूं, पर पिछले 8 सालों से तो बीजेपी की सरकार है, वो अब तक चुप क्यों थी? सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं? अवनीजेश अवस्थी जी जवाब दीजिए। मैं बीजेपी के बिहाफ पर कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के आधार पर एक कानून बदला जाएगा, या फिर कोर्ट उसको क्यों ना करे। कोर्ट के माध्यम से कई फैसले हुए ना, कोई ब्रूट जिसको ब्रूट मेजॉरिटी कहते हैं, इट्स नॉट ए ब्रूट मेजॉरिटी, कानून के माध्यम से सब कुछ होगा। और जहां तक तहसीन पूनावाला एक बात आप कह रहे हैं ना फॉरेस्ट एक्ट, ये मनमोहन सिंह सरकार ने उस समय ये कहा कि इन लैंड्स पर हमारा और वक्फ बोर्ड का झगड़ा है कि हमारी है या उनकी, हम दे देते हैं उनको बिना किसी कानूनी दे दिया। आप अपना मुकदमा वापस ले लीजिए, आप अपना फैक्ट चेक बहुत बड़ा बात आपने कह दी, और आप कह रहे हैं कि ये गलत है। आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में हैं, मेरे हाथ में नोटिफिकेशन है, गैजेट नोटिफिकेशन है, और आपको मैं पढ़कर सुना देती हूं। सवाल और भी आ रहे हैं, और हाजिक खान साहब के लिए भी सवाल है, मैं गैजेट नोटिफिकेशन में कह देती हूं। यहां लिखा है, इन परसुएंस ऑफ द पावर्स वेस्टेड अंडर सेक्शन 93 of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, properties under the control of LNDO and DDA subject to the following condition should be given to them. एक, no compensation will be paid by government or DDA. 2, cases pertaining to the said properties filed by the Delhi Waqf Board against the government or DDA pending in any court should be withdrawn first.
यानी कि हमारा डिस्प्यूट चल रहा है सरकार के साथ, सरकार कहती है हम हार गए, हम नोटिफिकेशन लाई डिटेक्टर टेस्ट में आप हैं और आप गलत बोलते हुए पकड़े गए। आप झूठ बोलकर भ्रमित नहीं कर सकते। ये गैजेट नोटिफिकेशन है। आप मुझे प्लीज क्लैरिफाई करने का मौका दीजिए। नहीं, क्या क्लैरिफाई करेंगे? आप गैजेट नोटिफिकेशन को झुठला रहे हैं। क्योंकि वो डीडीए ऑफ दिल्ली का है, फॉरेस्ट एक्ट की बात कर रहा हूं। तो हम डीडीए की बात कर रहे हैं, इस गैजेट नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आपके पास आती हूँ, सवाल और भी हैं। आज बहुत सवाल आ रहे हैं। इस वक्त मुंबई से संजय प्रजापति का सवाल है। नाविका जी, हाजिक जी से पूछिए कि वक्फ बोर्ड की देश के विकास में क्या भागीदारी रही है? देखिए मैडम, बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है, बल्कि एक सरकार का पार्ट है। जो वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर है, वक्फ बोर्ड मिनिस्टर बनाए गए हैं और वे सरकारें बनाती हैं और उसका चेयरमैन जो है सरकार तो का नुमाइंदा होता है। यानी कि सरकारी अपील, सरकारी तुष्टिकरण। मैं कह रहा हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी की 14 साल सरकार रही, तब भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा, वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर रहा। बात यह है कि आप कह रहे हैं जैन की, बौद्ध की, कृष्ण की, किसी को नहीं है, क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है इतनी, और मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, इसलिए अवनीजेश जी आपकी बात काट रहे हैं। अवनीजेश जी, नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, बीजेपी की सरकार ने कानून हटाया नहीं, लेकिन जिसने बनाया वो कौन है? अरे किसी ने बनाया, सरकार ने बनाया। कौन आप कौन होते हैं उस कानून को खत्म करने? आपकी क्या हैसियत है? आप सरकार से बड़े हैं? कोई चैनल वाला सरकार से बड़ा हो जाएगा? सरकार बनाती है, सरकार ने बनाया है और सरकार ही उसको खत्म कर सकती है। लेकिन हमारी प्रॉपर्टियां सरकार ने उसको सेव करने के लिए हमारी प्रॉपर्टियों को बनाया। हमने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में धोखा दिया कि नहीं? अभी अश्वानी जी बता रहे थे कि ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए जो किसी से जबरदस्ती किया जाए। हमारे बात का जवाब दो, जिसने कानून बनाया उसके साथ क्या, बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा, मुसलमान हो गए। उनसे पूछो कि वो कल्पना क्यों मुसलमान हुए? जिसने ये कानून बनाया, मुसलमान करने के लिए हमें किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं करना। ऐसा अल्लाह को कोई मुसलमान नहीं चाहिए जिसको जबरदस्ती कागज नहीं दिखाएंगे। जिसकी कागज दिखाओ आकर के। घूम जाऊंगा मैं, हो जाऊंगा अपना कागज दिखाओ, और वक्फ बोर्ड को भी नहीं। सारी दुनिया के लोग सजदे में गिर जाएं तो अल्लाह की शान में फर्क नहीं आएगा। मुझे सारी दुनिया के इंसान मुझे ये बताइए, नाफरमानी करने लगे तो अल्लाह की शान में कोई। मुझे ये बताइए, और ये सवाल अजय खंजा दिल्ली से तहसीन जी के लिए पूछ रहे हैं। तहसीन जी, अगर हिंदुओं के लिए ऐसा ही कानून बने तो आप समर्थन कर देंगे क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मैं एक चीज के पहले क्लैरिफाई दोबारा से करना चाहता हूँ नाविका मैम। आपने जब मेरा फैक्ट चेक किया, मैं ट्राइबल और फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बात कर रहा था, ना कि दिल्ली और डीडीए एक्ट के बारे में, जिसके बारे में अश्विनी जी ने आपके शो पे स्पष्ट कहा। मैं उन्हें कोट करता हूँ, मुझे समाप्त करने दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ तहसीन जी, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और सब सुनती है। जज करेगी आपको, और YouTube पर जब डिबेट जाएगा तो आपकी बात भी सुनेगी, मेरी बात भी सुनेगी। दूध का दूध, पानी का पानी, हिंदू का हिंदू, मुसलमान का मुसलमान हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी, अरे मैं उत्तर दे दूं? व्यूअर के सवाल का जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। दे देता हूं, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। जब भी हाजिक साहब और मैं बोल रहे हैं आप इंटरप्ट कर रहे हैं, तो खत्म करने दीजिए ना हमारी बात। किसको खत्म करना चाहते हैं? किसको खत्म हम यही कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने आपके शो पे एक चीज कही कि मुसलमान ट्राइबल्स का कन्वर्जन कर रहे हैं उनकी जमीन लेकर, इसका ना ही कोई सत्य है और ना ही ये कानूनी तरीके से पॉसिबल है। इसका ना ही कोई प्रमाण दिया है, ना कोई सत्य दिया है। पहली बात नहीं चाहिए। दूसरी बात, तो ये झूठ था। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा कानून हिंदुओं के लिए बने तो मोदी जी की सरकारें वो बना दे ऐसा कानून, और बनेगा तो मैं तो आप सपोर्ट करेंगे? आपके हर टिप्पणी का, हर आर्ग्यूमेंट का मैं जवाब दूंगी और लूंगी, लेकिन आप दर्शकों के सवालों का जवाब दे दीजिए। तहसीन भाई फुटेज मत खाइए। नाविका मैम, क्या अडवाणी जी ने इसी कानून को सही ठहराया था? नहीं, अच्छा, अब मैं हासिक खान साहब से, मौलाना साहब से और तहसीन पूनावाला से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और फिर अश्विनी जी आपसे भी पूछूंगी। ये आप कह रहे हैं जो सरकार करती है वो ठीक करती है,
नहीं, आपने ये कहा? बिल्कुल ये नहीं। कहा अच्छा, तो ये जो मुसलमानों सरकार की प्रॉपर्टी पर सरकार नहीं, ने सरकार वक्फ बोर्ड एक बनाया और उस वक्फ बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है, वो सरकार के नेतृत्व तो में आप चलता कह रहे है। हैं कि अगर सरकार और पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया तो सही किया, जो मानना पड़ेगा, हिंदुस्तान मान नहीं तो है। फिर सीए मानेंगे? सीए मानेंगे? इंटरनेशनल रूलिंग के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, कि धर्म मानवता के खिलाफ है। इसलिए हाँ, अरे अमेरिका में विरोध हुआ, पीड़ित 400 हिंदुओं यूनिवर्सिटी में को, हिंदुस्तान में विरोध सिखों हुआ, को बचाना अमेरिका के अंदर मानवता विरोध के हुआ खिलाफ यूनिवर्सिटियों है। में। क्यों हुआ विरोध? पीड़ित सिखों को और हिंदुओं को बचाना मानवता के खिलाफ है। इसमें धर्म- हासिफ खान सारे लोगों को साहब, बचाना है, हासिफ मानवता खान- के खिलाफ ये है हासिफ कि खान आप एक साहब, मजहब के नाम पर कह रहे हैं, हम जगह सिखों को भी बचाओ, हिंदू को भी बचाओ, जैन को भी बचाओ, मुसलमान को भी बचाओ, सारे हासिफ खान हमारे देश के साहब, अल्लाह दुनिया के का लोग खौफ नागरिक हैं। करिए, अल्लाह का खौफ करिए। आप कह रहे हैं हिंदुओं को, पीड़ित हिंदुओं को, माइनॉरिटीज को, सिखों को बचाना, नहीं, आप हमने कह ऐसा- रहे हैं ऐसा नहीं कहा। ये आप कह रहे हैं मानव मैडम। अधिकार हमने के नहीं- खिलाफ है। मानव अधिकार का नहीं है कि जाति के अश्विनी नाम पर, उपाध्याय, कौम के नाम पर, अश्विनी और उपाध्याय, मजहब के नाम किसी पर भी नहीं करा जाएगा किसी दुनिया भी इंसान को बचाना क्या ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है? अमेरिका ने विरोध कर दिया, अमेरिका में विरोध हुआ। आप अमेरिका चले जाइए। देखो नविका जी, नविका जी ने आपने नविका जी बस आपने एक सवाल पूछा, उसी में इनका सारा पाखंड बाहर आ गया। अभी बार बार संविधान की बात करते तो मैं संविधान की बात करता हूं। झूठ बोल रहे देश के सामने। सुनिए प्लीज टोपिए नहीं, सुनिए सुन लीजिए। अश्विनी उपाध्याय, आप जवाब दे रहे हैं आपके सारे सवालों का। भारत का संविधान क्या कहता है? हाँ, भारत का संविधान कहता है इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होना चाहिए, गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए, विरासत का अधिकार सबका बराबर होना चाहिए, वसीयत का अधिकार सबका बराबर होना चाहिए, भरण पोषण का अधिकार सबका बराबर होना चाहिए, तलाक लेने का तरीका एक होना चाहिए, तलाक का ग्राउंड एक होना चाहिए। इस पे मेरी 6 PIL है और उन 6 PIL का जमीयत उलमा हिंद, प्लीज ऐसे डिस्टर्ब मत करिए। इन सारी की सारी PIL, इन सारी भैया नविका जी को चुप कराइए। ऐसे नहीं, ऐसे जाहिलों वाली बात नहीं होगी। सुनिए, जाहिल नहीं बोलेंगे, स्कॉलर है, जाहिल नहीं बुलाएंगे हम किसी को, माफ कीजिएगा। हम सब एक दूसरे की, नविका जी, भाई साहब और अश्विनी जी, मैं आपसे दरखास्त करूंगी, जाहिल गंवार ऐसे शब्द ना इस्तेमाल करें। उसके बिना भी अपनी हम सब बैठे, सब माननीय अतिथि हैं। अच्छा खान साहब, मैं ये नहीं अलाउ करूंगी एक दूसरे को बीच में बोलना सभ्यता है। चलिए, अच्छा सकते हो, वो बात आपको अधिकार है कहने का। ठीक है, आप बीच में मत बोलिए, वो भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, बीच में बोलना। जी आप बोलें अश्विनी जी। हाँ, तो भारत का संविधान तो मैंने आपको कहा ना कि भारत का संविधान कहता है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उस पे 6 याचिकाएं हैं। भारत की 2 अलग अलग क्षेत्र की बेटियां आई हैं सुप्रीम कोर्ट, जमीयत उलमा हिंद, पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है। सबसे अगर ये वास्तव में संविधान को मानते हैं तो इनको कहना चाहिए देश में समान शिक्षा लागू करो, मदरसा बंद करो, इस देश में पर्सनल लॉ खत्म करो, समान नागरिक संहिता करो। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 40 इस देश में गाय खाना बंद होना चाहिए, गौहत्या प्रतिबंध को कहना चाहिए, अभी गौहत्या प्रतिबंध होना चाहिए। सुनिए, फिर बोलने लगे आप, फिर बोलने लगे आप, संविधान के खिलाफ, फिर आप बोलने लगे। मैं आपको संविधान बता रहा हूं। अरे वक्फ एक्ट भी संविधान के खिलाफ है। एक धर्म विशेष को इतने इख्तियार देना, बाकी माइनॉरिटीज को नहीं देना, ये भी तो खिलाफ है, ये भी तो संविधान के खिलाफ है। संविधान सबको बराबर का हक देता है, किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं देता। इस देश के संविधान ने सारे मज़ाहिब के एतबार से रहने का अधिकार दिया है। हाँ, तो रहिए ना। तो फिर आपका अपने पास से कह दे। अरे पार्लियामेंट से तो सीए भी बना है, उसको क्यों नहीं मानते? कोई मैं कह रहा था जाहिलपन कहते हैं, आप जाहिल नहीं हो, लेकिन बीच में बोलना जाहिल जब आप गलत बात करोगे तो टोका जाएगा। इसको टोकना कहते हैं। और आप झूठ बोल रहे हो, जहालत कर रहे हो देश में। मैं कह रहा हूं ना, बीच में टोकना नहीं कहते, बीच में बोलने को जाहिलपन कहते हैं। अब सुनिए पहले, नविका जी प्लीज इनको शांत कराइए, शांत कराइए। मैं आपको सुनता हूं, सुनिए। हाँ नविका जी, ये वास्तव में संविधान की आड़ में लोकतंत्र की बात करके वास्तव में भारत में शरिया लागू करना चाहते हैं। ये लैंड ग्रैबिंग करना चाहते हैं, कन्वर्जन कराना चाहते हैं, ये समान नागरिक संहिता की बजाय पर्सनल लॉ चाहते हैं,
ये तीन तलाक के समर्थक, ये बहुविवाह के समर्थक, ये हलाला का समर्थन करते हैं, ये मुता मिस्यार का समर्थन करते हैं। आपके पास भी आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। आस्था ढींगरा दिल्ली से, मंगलपति द्विवेदी वाराणसी से पूछ रहे हैं ये सवाल। मेरा सवाल ये है कि ये जो वक्फ कानून के नाम पर जो ज्यादती चल रही है, मोदी सरकार ने अभी तक उसका अंत क्यों नहीं किया है? मेरा सवाल ये है कि हम सभी को गंगा जमुनी की तहजीब सिखाई गई है, तो फिर ये वक्फ कानून में सब कुछ जमुना के रंग जैसा क्यों है? अश्विनी जी, वही सवाल, अब तक सरकार ने इसे रद्द क्यों नहीं किया 8 साल से? नहीं नविका जी, मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जैसे मौनम स्वीकार लक्षणम होता है, ऐसे कोर्ट में एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन होती है नविका जी, उसको कहते हैं साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। मैंने पीआईएल फाइल किया, अगर सरकार काउंटर फाइल नहीं कर रही है तो इसको कहेंगे साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे मैंने पीआईएल फाइल किया, सरकार ने काउंटर फाइल नहीं किया, इसका मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम। मैंने आर्टिकल 370 को चैलेंज किया, सरकार ने काउंटर नहीं फाइल किया, इसका मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम। मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया, सरकार ने काउंटर नहीं फाइल किया, इसका मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम। मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया, सरकार ने काउंटर नहीं फाइल किया, इसका मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम। मैंने शादी विवाह की उम्र समान हो, गुजारा भत्ता सबको मिले, विरासत का अधिकार सबको मिले, वसीयत का अधिकार सबको मिले, और इस तरीके की मैंने 5 पीआईएल फाइल किया, सरकार ने उस पर काउंटर फाइल नहीं किया, इसका मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे मौनम स्वीकार लक्षणम उसी को इंग्लिश में कहते हैं, कोर्ट के अंदर कहते हैं, यानी कि होगा इंतजार करिए। तहसीन पूनावाला जी, आपने हाथ उठाया था और सवाल भी आपसे है। सवाल यह है कि इस देश में अगर गंगा जमुनी तहजीब है तो सिर्फ सब कुछ जमुना जमुना क्यों है? गंगा कहां गई? एक चीज मैं अश्विनी भाई को कहना चाहता हूं। अश्विनी भाई, आपने जो वक्फ बोर्ड का पेटिशन है, पहले आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था और वहां पे केंद्र की सरकार ने अपोज किया था, आपको वहां पे विड्रॉ करना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए आप दिल्ली हाई कोर्ट गए। दूसरी बात, जहां तक ये था कि नो बीफ, इस कानून की मांग मैंने वाया कपिल सिब्बल की थी मॉब लिंचिंग में, तब तुषार मेहता ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये केंद्र ये कानून नहीं ला सकता। तो आप बार बार जो चीज कहते हैं मेरे भाई कि केंद्र आपके साथ है, तो केंद्र की सरकार से जो दर्शक सवाल पूछ रहे तो पूछेंगे ना कि 27 साल में 15 साल भाजपा की सरकार रही, आडवाणी जी ने तो इसकी तारीफ की, तो भाजपा के इसमें कॉम्प्लिसिट थी। आप कांग्रेस को क्यों दोष दे रहे हो? आप भाजपा से सवाल पूछो। सारी जिंदगी भाजपा यही गलती आपने बड़ी तवज्जो दे दी थी बीजेपी ने जब वॉकआउट किया था 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, आपने बड़ी तवज्जो दी थी, बड़ा सुन लिया था बीजेपी का, जो आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी वाज ऑन बोर्ड। जब नंबर नहीं है तो राजनीति में और सरकार में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, हाजिक खान जी, आपके लिए बड़े सवाल आ रहे हैं। अजय कुमार रायपुर से पूछ रहे हैं, हाजिक जी कह रहे हैं कि अगर कोई कानून बन गया तो उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, तो फिर सीएए एनआरसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? वही सवाल जो हम आपसे पूछ। देखिए मैडम, हमने ना सीएए का विरोध किया, दुनिया में विरोध हुआ, और सारे आप अपनी बात बताएं, दुनिया को जाने दें। बनारस यूनिवर्सिटी, आप एक्सेप्ट कर लेंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप एक्सेप्ट कर लेंगे? हम कानून बन के आएगा, उसको सारे हिंदुस्तान को कानून तो बना हुआ है, नहीं बना अभी तो कानून नहीं बना। कानून बन जाता तो उसको लागू करा जाता, सरकार कानून ही नहीं बना हुआ। अब नीतीश अवस्थी जी, अब इनको जरा दुरुस्त इंफॉर्मेशन दे दें कि कानून ही नहीं बना, उसको हो जाता ऐसे ही हो गया। नाविका जी, अब मैं इनको क्या कहूँ, अश्विनी उपाध्याय जी वाला शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। कानून बनानी और शाहीन बाग बन गया था। अरे शाहीन बाग आप क्या कह रहे हैं हाजिक साहब? अरे विरोध इस बात क्यों बैठे रहे? कानून में करोड़ों रुपए का नुकसान तो कर दिया, जो कानून ही नहीं बना, जो कानून ही नहीं बना, तो उसके खिलाफ बैठ कैसे गया? इसका विरोध नहीं था, कानून का इस बात का था कि जो हमारे एनआरसी का नहीं बना है, एनआरसी का नहीं बना है, सीएए का बन गया है। एनआरसी का नहीं है, एनआरसी का नहीं है, सीएए का बन गया है, लेकिन सीएए पर शाहीन बाग हो गया और आप कह रहे हैं कोई कानून नहीं बना। बस मेरे पास समय कम है क्योंकि बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन मेरा नजरिया इस पूरे मुद्दे पर है कि सर्वधर्म संभाग ये भारत का मूल विचार है। आजादी के बाद भारत के संविधान ने इसी विचार को अपनाया था।
लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने जहां मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, वहीं अन्य धर्म के लोगों को पीड़ित भी किया। यह सच्चा सेक्युलरिज्म तो नहीं हो सकता। आप याद कीजिए 1990 और 2000 के दशक की राजनीति, जब सेक्युलरिज्म के आधार पर राजनीति तय की गई थी। लेकिन आज जब वक्त बदला है तो वक्फ एक्ट जैसे कानूनों का सच सामने आ रहा है। वक्फ एक्ट का मामला जरूर कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन इंसाफ के तराजू को पब्लिक देख रही है और इसलिए मैंने टाइम्स नाउ नवभारत पर इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस वक्फ एक्ट में है कि नहीं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दूसरी तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार हो गए हैं। एसीबी ने लंबी पूछताछ और छापेमारी के दौरान मिली जानकारी के बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसीबी ने अमानतुल्लाह के घर और 5 ठिकानों पर आज रेड की थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी भावतोष और मयंक भी जुड़ रहे हैं। भावतोष, आपसे पूछना चाहूंगी किस मामले में ये तफ्तीश हो रही थी और अमानतुल्लाह को जो गिरफ्तार किया गया है किस ग्राउंड पे किया गया है? नाविका जी, ये पूरा मामला 2020 का है, जिसमें एसीबी को एक कंप्लेंट दी एलजी ऑफिस ने और उसमें मामले में एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस रजिस्टर किया था। एसीबी ने कल इनको नोटिस इशू किया गया था जांच में जुड़ने के लिए। उसके बाद जब ओखला और बाटला हाउस में रेड्स और सर्चेस की गई थी तो काफी ज्यादा कैश और इलीगल वेपन मिला है। इसमें एक जो घर है वो एक आपके वर्कर जो है उनके घर पे भी रेड्स और सर्चेस की थी। करीब 12 लाख रुपए कैश और एक इलीगल वेपन मिला था। जब इनसे खुद पूछताछ की गई, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के एक वक्त पे चीफ थे, तो ये बता नहीं पाए जो इरेगुलर अपॉइंटमेंट हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी शेल कंपनीज के थ्रू ली हैं जिसका पूरा मूल्यांकन कई करोड़ रुपए से ऊपर होता है। क्योंकि जो फाइंडिंग्स हैं वो इस टाइप की फाइंडिंग्स हैं जो कि शायद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही प्रूव कर सकता है। इसलिए अपनी फाइंडिंग एसीबी जल्दी ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को देगी और शायद इसमें एक सेपरेट केस मनी लॉन्ड्रिंग का जल्दी रजिस्टर होगा। अमानतुल्लाह खान को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। थैंक यू भावतोष। मैं मयंक के पास जाना चाहती हूँ। मयंक इस वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस पर है। मयंक, क्या जानकारी है और कितने पैसे, कौन से अवैध आर्म्स मिले, क्या कह रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसर? जी नविका मैम, लगभग 2:45 पर इसी ऑफिस में एंटी करप्शन ब्रांच के एंट्री हुई थी अमानतुल्लाह खान की, और बहुत ही पॉलिटिकल एंट्री थी, क्योंकि उनका कहना था कि उनको जैसा कि आम आदमी पार्टी के हर नेता का स्टैंड रहा है कि हमें पॉलिटिकल तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जब अब वहाँ पे कार्ट्रिज मिले हैं और 12 लाख से भी ज़्यादा कैश मिले हैं, जिनको कि अनअकाउंटेड कैश है, जिनको उनके एड एक्सप्लेन नहीं कर पाए हामिद अली, और उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अमानतुल्लाह खान के साथ उनके 3 और उनके जो क्लोज एसोसिएट थे उनको साथ में इंक्वायरी की गई थी, और एसीबी के जो अधिकारी थे वो सामने बैठा करके कन्फ्रंट कर रहे थे चारों को एक एक क्वेश्चन पे, और वहां पर सवाल और जवाब। मयंक, समय कम है, बड़ी खबर है, हम इसको फॉलो करते रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम्स नाउ नवभारत पर इस पर डेवलपमेंट्स देखते रहिएगा। आज सवाल पब्लिक का शो को खत्म करती हूं, बस यही। नमस्कार, इजाजत दीजिए और बिल्कुल कोविड से सावधान रहिए, पर जाइएगा मत, क्योंकि आ रहे हैं न्यूज की पाठशाला लेकर सुशांत सिंह।